मैं सोच भी नहीं सकता था कि लोग मुझे इतना चाहते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, वरना तो इस बार जेल में इतनी मतलब 5 दिन तक मुझे खाना तक नहीं दिया गया। इतना टॉर्चर किया गया मेंटली भी और फिजिकली भी कि क्या बताऊं आपको। अगर कहा जाए खुद को पोषण का शिकार हो गया हूं। पैर दिखोगे कभी, अभी दिखाता हूं तो ऐसा लगेगा कि मतलब लकड़ी हो गया है, पर निकल आया बाहर। और जुडिशरी का बहुत शुक्रगुजार हूं। जुडिशरी ने एक बहुत अच्छा डिसीजन दिया है। वो मेरा ऑर्डर ले आना। जुडिशरी ने बहुत अच्छा ऑर्डर दिया है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि डॉक्टर कफील ने जो अलीगढ़ में भाषण दिया था वो कोई भड़काऊ भाषण नहीं था। वो देश की यूनिटी के लिए, अखंडता के लिए, एकजुटता के लिए था। और उन्होंने साफ साफ कहा है, डॉक्टर कफील ने हेल्थ पे बात की है, एम्प्लॉयमेंट पे बात की है, एजुकेशन पे बात की है, रोटी कपड़ा मकान पे बात की है। हाँ ज़रूर एनटीसीए के खिलाफ बोला है, एनआरसी के खिलाफ बोला है, पर यह भी कहा है कि जो भी प्रोटेस्ट हो गांधी जी के अहिंसा के, सद्भावना के साथ होना चाहिए। कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। सबसे मिलकर भाईचारे के साथ मिलकर सबको साथ आना चाहिए। फिर भी उसके बाद जिस तरह से मुझे टॉर्चर किया गया, मुंबई एयरपोर्ट से पकड़ के 48 घंटे तक इंटरोगेट किया गया। एसटीएफ की टीम ने ऐसे ऐसे सवाल पूछे, अरे आपने तो कोई पाउडर बना लिया है जिससे करोड़ों इंडियन मर जाएंगे। मैंने कहा भैया मैं डॉक्टर हूँ बच्चों का, मैं कहाँ से पाउडर बना लूँगा। कोरोना की बात कर रहे हैं क्या? तो आप चाइना से पूछिए। आप सरकार गिरा रहना चाहते हैं, हमारे पास फ़ोन रिकॉर्डिंग, हमने कहा लाइए सुना दीजिए, एक भी सबूत आपके पास हो तो। मैं कोई पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं। आप जापान गए थे, मैंने कहा हाँ, पाकिस्तान क्यों नहीं बोल दिया। अरे जापान कैसे, इंडिया से बाहर कैसे जा सकता हूं जब पासपोर्ट मेरा जुडिशरी के पास जमा है। तो एक तरह से बहुत टॉर्चर किया। फिर जेल में रह के, जेल में ऐसी जहां रखा जहां पे 150 कैदी थे। वो 9 महीने का बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजिडी के बाद जो 9 महीने का दर्द था, उसको उससे ज्यादा, उससे कई गुना, हजारों गुना ज्यादा पतली पानी की तरह दाल, कच्ची रोटियां, वही सुबह शाम खाना है। जीना था। उम्मीद थी कि आप लोगों से दोबारा मिल सकूंगा, मुखातिब हो सकूंगा, आप लोगों से बात कर सकूंगा। 48 लाख कोरोना वायरस केस हो चुके हैं और 60,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। बहुत कुछ करना चाहता था इस कोरोना वायरस के लिए। 8 महीने में शायद बहुत कुछ कर सकता था, पर करने नहीं दिया गया। जेल में जानबूझ के मुझे इस तरह से रखा गया कि मतलब समझ लीजिए कि टॉयलेट करने के लिए आधे आधे घंटे के लिए लाइन लगानी पड़ती थी, नहाने के लिए आधे आधे घंटे के लिए लाइन लगानी पड़ती थी। गर्मी इतनी हो जाती थी कि कपड़ा पहन के, पूरा नहा के, पूरा बिस्तर बिछा के, बिस्तर को भी भिगा देता था तब जाके लेटता था। और वो 150 लोग, 534 लोगों की रहने की जगह है वो, लेकिन 1600 कैदी थे। अब बताइए वहां पे कैसे सोशल डिस्टेंसिंग हो जाएगी। वो ख्वाब था। लोगों की सांसें, लोगों की बदबुआं, लोगों की मतलब पेशाब की महक, और एक टॉयलेट होता था, 150 लोगों के बीच एक टॉयलेट। किस तरह से जिंदगी गुजरी है। और एक बात बता दूं, सिर्फ मैं नहीं सफर किया हूं, पूरी फैमिली को हरास किया है। पूरी फैमिली को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया है उसका कोई बयान नहीं है। गोपाल दीक्षित जी, शेखर जी, मैं यस कर रहा हूं अपनी सेहत, अब तो कुछ बनाऊंगा। वहां तो
पतली दाल से ज़िंदगी बस चलानी थी। तो मेरा बच्चा जो 11 महीने का था, जब चल नहीं पाता था तो उसे छोड़ गया था। आज चलता है, दौड़ता है, बोलता है। पिछली बार भी जब बीआरडी में 70 बच्चे मरे थे और उस वक्त भी बिना बात के झूठ केस में फंसा के जेल भेज दिया गया। और जब 9 महीने बाद हाई कोर्ट ने कहा कि अरे डॉक्टर कफील की कोई गलती नहीं थी, इंक्वायरी रिपोर्ट में आ गया अरे डॉक्टर कफील की कोई गलती नहीं थी, तो भी जब बाहर आया तो मैंने अपनी बच्ची को चलते हुए देखा। उस वक्त भी अपनी बच्ची जब वो को छोड़ के गया था तब भी वो 11 महीने की थी, चल नहीं पा रही थी और बड़ी हो गई थी। आज मेरे ही दोनों बच्चे, मैं खुद अपना बाप होके, मैंने दोनों बच्चे, मुझे बाप पापा का मतलब नहीं समझते हैं, अब्बूजान का मतलब नहीं समझ पाते हैं, पिताजी का मतलब नहीं समझ पाते हैं। ये दर्द है। मेरी माँ 65 साल की बूढ़ी होके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाती रही, तब जाके ये जीत हुई है। और जुडिशरी ने इतना अच्छा ऑर्डर किया है। एक बात और करा दूं, एसटीएफ का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुंबई से मथुरा लाते वक्त मेरा इनकाउंटर नहीं कर दिया विकास दुबे की तरह, वरना तो शायद वो मुझे मार ही देते। लोगों की आवाज़ को दबाना ही इनका काम है। बहरहाल ऑर्डर आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। इतना अच्छा ऑर्डर गोविंद माथुर साहब ने किया है। सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद करूंगा, वरना तो हाई कोर्ट में डेट पे डेट हर 14 दिन पे कैसे एक एक दिन कटेगा, एक एक घंटे कटेगा, ये सोचता था कैसे वो टाइम आएगा जब मैं बाहर निकल पाऊंगा, तब मेरी जज मेरी कोई बात सुनेगा। इसलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट, मेरी माँ 65 साल की बूढ़ी माँ सुप्रीम कोर्ट गई और मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार हूँ जो उसने कहा कि 15 दिन में फैसला सुनाओ। और मैं चीफ जस्टिस गोविंद माथुर जी का हाथ जोड़ के शुक्रगुजार हूँ जो इन्होंने इतना अच्छा ऑर्डर दिया 15 दिन के अंदर ही, जिसमें साफ साफ लिखा है कि एमबीबीएस करने के बाद 2016 में मैंने ज्वाइन किया था, 2017 में घटना हुई थी। 1 साल का जूनियर था मैं, जूनियर मोस्ट डॉक्टर, और फिर भी उन बच्चों को बचाने के लिए जी जान लगा दी और उसके बावजूद उनको जेल भेज दिया गया। और ये नहीं, इसके अलावा नहीं, द petitioner and his other family member including the detainee were continuously harassed and victimized by the state authorities including the district administration Gorakhpur by several means। मेरे यानी कि मुझे ही नहीं, पूरी फैमिली को सरकार ने बुरी तरह से तोड़ना चाहा। मेरे भाई पे गोली मारी गई थी, आपको याद होगा शायद, वहाँ पे जहाँ पे चीफ मिनिस्टर खुद मौजूद रहते हैं 500 मीटर दूरी पर। आज 3 साल होने जा रहे हैं उस बात को, एक भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई चार्ज नहीं हुआ है। बहरहाल आते हैं हम एएमयू के जो लोग कहते हैं कि भाषण मैंने गलत दिया था उसके बारे में। कहते हैं कि मैंने भड़काऊ भाषण दिया था, कहते हैं कि मैंने 2 धर्मों के बीच, 2 रिलीजन के बीच एनमिटी, हेट्रेड, वायलेंस फैलाने की कोशिश की। पूरी स्पीच लिखी है उन्होंने, पूरी स्पीच, द वर्जन ऑफ द स्पीच, पूरी स्पीच लिखी है, एक एक लाइन लिखी है कि जो मैंने बोला है। और उसमें उन्होंने कहा है कि मैंने ऐसा कोई बात नहीं की थी जो कि किसी भी धर्म के बीच में नफरत फैलाए। मैंने बात की थी देश की अखंडता की, यूनिटी की, सद्भावना की। मैंने बात की थी एजुकेशन की, हेल्थ की, एम्प्लॉयमेंट की, इकोनॉमी की, रोड की, हाउसिंग की। मैंने बात की थी उन 70 बच्चों की जो बीआरडी में मर गए हैं। मैंने बात की नहीं उन 8 लाख बच्चों की जो इंडिया में मर गए थे उस साल। मैंने बात की थी कि हमारे 50% बच्चे कैसे कुपोषण का शिकार हैं।
मैंने बात की थी कि इंडिया कैसे एड्स और HIV का हब बनता जा रहा है। मैंने बात की थी कि 72% ऑफ पॉपुलेशन हमारी अभी भी हेल्थ स्ट्रक्चर वहाँ पे है ही नहीं। आज हालत दिखाई दे रही है ना। आज कह रहे हैं हम इतना GDP खर्चा करेंगे, 1% GDP खर्चा होता था। एक गरीब को इलाज नहीं मिलता है और मर जाता है तो बेचारे कंधे पे लाद के लेके चले जाते हैं। उसके लिए लड़ा था, कैंप किया, पूरा इंडिया घूमा, 103 कैंप किए, 50,000 बच्चों को देखे, मुफ्त में दवाइयाँ दी। अकेले नहीं किया, बहुत से डॉक्टर्स, बहुत से लोग मेरे साथ शामिल थे, बहुत लोगों ने साथ दिया। पर हुआ क्या, उसको भी दबा दिया गया। इस कोरोना टाइम के मैं जब रियली काम कर सकता था, शायद कोई नई दवा खोज सकता था कोरोना के खिलाफ, शायद कोई नई वैक्सीन खोज सकता था, टीका खोज सकता था, उस वक्त जेल में डाला। बहरहाल बाहर आ गया हूँ, कोशिश करूँगा और फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करूँगा कि मुझे नौकरी पे वापस ले लें। 3 साल से सस्पेंड किए हुए हैं। कैसे ज़िंदगी चल रही है, कैसे फाइनेंशियल कंडीशन है, आपको बता नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की फीस कैसे भरी गई है, बता नहीं सकता।